नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ गेटर पे। दोस्तों तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्री तिरुपति बाला फैब्रिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो श्री तिरुपति बालाजी फैब्रिक लिमिटेड कंपनी के आईपीओ आज ही से ओपन हुआ है। दोस्तों जानेंगे इसकी लेटेस्ट जीएमपी आईपीओ की पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जानेंगे कि आज कितना सब्सक्राइब हुआ, इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और जानेंगे कि जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है। आज पहला दिन था तो कितना सब्सक्रिप्शन निकल गया है, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है और अभी क्या बन रहे हैं चांसेस, हमें अप्लाई करें या अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं श्री तिरुपति बालाजी ट्रेडिंग कंपनी। बेसिकली जब आप देखेंगे इसकी साइट पे जाके तो आपको पता लगेगा ये कंपनी जो है क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों बेसिकली ये कंपनी अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो बैग मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो बैग्स होते हैं कैरी बैग्स, यानी कि हर एक सेक्टर में काम आने वाले जो बैग्स हैं वो ये मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है। तो बेसिकली देखेंगे तो श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी जो है लिमिटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर फॉर FIBC बैग्स को ये जो करती है। और इसका जो मार्केट है वो इंडियन मार्केट में है। अगर इसकी इंडस्ट्री की बात करें कि ये सर्व किस किस उसमें करती है, मतलब किस इंडस्ट्री को सर्व करती है, तो आप देखेंगे इसके जो बैग्स हैं वो सारी इंडस्ट्री में, जैसे केमिकल इंडस्ट्री में भी काम आते हैं तो इस टाइप्स के बैग करती है। कुछ पॉलीकार्बन टाइप के बैग होते हैं, फर्टिलाइजर में इसके बैग्स काम आते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसके बैग फूड प्रोडक्ट में काम आते हैं, यानी उनकी पैकेजिंग में और इधर उधर करने के लिए। उसके बाद है फाइबर ग्लास में जो है इसके बैग जो है वो काम आते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसके ग्रेन्स में है, यानी कि फसलों में जो होता है उनको इधर उधर ले जाने के लिए उसमें काम आते हैं। एग्रीकल्चर में काम आते हैं, यानी कि खाद के और बाकी अलग चीज़ में। प्लास्टिक के उसमें उपयोग में काफ़ी आते हैं। इंडस्ट्री में काफ़ी आते हैं, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो हर जगह दिखेगा। शीट्स में इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। और देखेंगे पीनट्स के लिए किया जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो स्टार्च के लिए भी किया जाता है, स्टार्च से बनी हुई प्रोडक्ट के लिए भी। तो इस टाइप से ये बैग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप से बैग्स के ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बैग्स भी होते हैं जो इंडस्ट्रियल में भी काम आते हैं। तो इस टाइप का इसका जो है पूरा बिजनेस है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का, सप्लाई करने का, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करता है। अब जानेंगे दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ की आज से ही ओपन हुआ था, यानी कि 5 सितंबर। तो 5 सितंबर इसका पहला दिन था और 9 सितंबर तक ये आईपीओ रहेगा, यानी कल। और फिर उसके बाद आपको मंडे को और दिखाई देगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर रखी है, यानी भविष्य में कभी भी 10 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा ये। प्राइस बैंड की बात करें तो 78 रुपीज़ से 83 रुपीज़ के बीच में है। तो हमें कट ऑफ प्राइस 83 रुपीज़ अप्लाई करना है। वहीं लॉट साइज़ की बात करें तो 180 शेयर आपको एक लॉट में दिखेंगे। टोटल आईपीओ की इशू साइज़ की बात करें 169 करोड़ का ये इशू साइज है, जिसमें से 122 करोड़ फ्रेश इशू है और 47 करोड़ के लगभग का आपका ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। BSE NSE दोनों पे लिस्टेड होगा। बात कर लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। तो फाइनेंशियल जो है हमें 3 साल के देखने को मिलेंगे, 22, 23 और 24। इसमें अगर हम तीनों सालों में अगर हम एक बार 1 बाई 1 करके देखें तो एसेट की अगर आप बात करोगे तो 391 करोड़ का एसेट था 22 में, बढ़ के 392 हुआ 23 में, यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी। और 24 की अगर हम बात करें तो उस अगले साल में करीबन 516 करोड़, यानी यहाँ से काफ़ी अच्छा जंपअप किया। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 453 करोड़ 22 में था, 23 में 478 और फिर 552 करोड़ 24 में हो गया। तो यहाँ भी लमसम ग्रोथ दिखाई है, डी ग्रोथ कहीं भी नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 13 करोड़ था, फिर 20 करोड़ हुआ और 36 करोड़। तो यहाँ काफ़ी अच्छी जंप दिखी है पिछले 3 सालों में, 13 से 36 करोड़ की। नेटवर्थ की बात करें तो 92 करोड़ था, फिर 110 करोड़ हुआ, फिर 173 करोड़। यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास लास्ट 2 साल से हैं, 109 करोड़ था 23 में और 24 में 106 करोड़ रह गया। वहीं टोटल बोरिंग्स की बात करें, यानी कर्जा उधारी कितनी है कंपनी पे, तो 240 करोड़ थी 22 में, 23 में 223 करोड़ हो गई, यानी घट गई थी, और फिर 243 करोड़ यानी फिर से बढ़ गई है 24 में। तो यहाँ जो कंसर्न आ रहा है कंपनी का वो बोरिंग का है, यानी कंपनी पे जो उधारी है, कर्जा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यानी कंपनी को अपनी डेथ पे काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि रिजर्व सरप्लस भी कंपनी पे इतने एक्स्ट्रा नहीं है कि कंपनी उनसे जो है बोरिंग की भरपाई कर पाए। सिर्फ 106 करोड़ के रिजर्व कंपनी पे है, जबकि कर्जा जो है 243 करोड़ का एज ऑन डेट है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो बोरिंग यानी कर्जे के जो ऊपर है वहाँ कंपनी को काम करना है। बाकी फाइनेंशियल रेस्ट फाइनेंशियल पैरामीटर की अगर हम बात करें तो वहाँ कंपनी हमें 100 दिख रही है, यानी ओके ओके है। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते तो बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, मतलब कि एवरेज कंपनी दिख रही है। जहाँ एसेट पे एवरेज ग्रोथ है, रेवेन्यू पे एवरेज ग्रोथ है, प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है, नेटवर्थ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है और रिजर्व सरप्लस में भी एवरेज है। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेगा इस कंपनी का, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 677 करोड़, यानी कि एक स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है। ROE देखें तो काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 20% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइज 16% है। डेप्ट टू इक्विटी कंसर्न बना हुआ है 1.41, यानी कि रेड फ्लैग कर रहा
है, आपको पहले ही मैंने बताया 1 से नीचे होना चाहिए, 1.41 है तो काफ़ी हाई है। R1W की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की तो 20% के लगभग है, 21% काफ़ी अच्छा है। तो यानी फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ईपीएस की बात करें 5.4 है, जो कि आईपीओ आने के बाद 4.42 रह जाएगा। पीई की बात करें तो 15.37 है, यानी 15.37 है, उसके बाद 18.77 हो जाएगा इस आईपीओ के आने के बाद। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो कंपनी ने जो वैल्यूएशन मांगा है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं मांगा, तो बहुत लो भी नहीं है, पर थोड़ा सा हायर साइड में हम कह सकते हैं। बाकी फंडामेंटली कंपनी को अगर हम देखें तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी जो है फाइनेंशियली एवरेज है, पर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, जहां आरओसी, आरओई या फिर R1W तीनों की बात करें। अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, क्या आज का पहला दिन था और पहले दिन क्या सब्सक्राइब हुआ, कितनी कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है। तो कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा निकल के आया, यानी 6.5 गुना के लगभग आया है, 6.53 टाइम सब्सक्राइब किया है। और काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को इसलिए मिल रहा है कि आईपीओ का जो साइज छोटा है, 169 सीआर का सिर्फ आईपीओ का इशू साइज है, तो इसलिए भी कैटेगरी में दिखाई दे रहा है, पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस फिर भी कहेंगे। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर का फिक्स रहता है, यानी कि वहाँ सिर्फ 50 करोड़ रुपए लगभग ही आपको देखने को मिल रहे हैं। जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात करें, यानी अपनी क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें, तो वहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पहले ही दिन भी जो है लास्ट दिन अपना सब्सक्राइब करते हैं, पर यहाँ पहले ही दिन 4.5 गुना के लगभग आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। 51 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाया गया है क्यूआईबी की तरफ से। तो कुल मिला के क्यूआईबी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया पहले दिन। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 5 गुना यहाँ भी सब्सक्राइब होने को मिला है, यानी 5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और तकरीबन 134 करोड़ रुपए लगाया गया है। यहीं बिग एचएनआई ने 4 गुना सब्सक्राइब किया है, 4.68 टाइम सब्सक्राइब किया है और 79 करोड़ रुपीज़ लगभग लगवाया है, यानी कि 80 करोड़ के लगभग मान सकते हैं। स्मॉल एचएनआई ने जो इसे सब्सक्राइब किया है वो तकरीबन 6 गुना 6.5 गुना के लगभग देखने को मिला है, और उन्होंने भी जो है 55 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है पहले दिन। तो पहले दिन में सभी कैटेगरी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, और सबसे ज़्यादा हाईयर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी की बात करें तो रेटिंग कैटेगरी ने 8 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, 8 पॉइंट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और 480 करोड़ मतलब 490 करोड़ के लगभग इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। इस तरह आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो है 6-6.5 गुना हुआ, 775 करोड़ रुपए इस आईपीओ ने जुटा लिए। जबकि पहले भी हमने बोला इशू साइज जो है 169 सीआर का है, सिर्फ 169 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज है, और 775 करोड़ रुपए पहले ही दिन आईपीओ ने कलेक्ट कर लिए। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट की बात करें या इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल की बात करें, काफ़ी अच्छा जो है सब्सक्रिप्शन निकाल के आया है। और इसमें जो सब्सक्रिप्शन की मेजर बात करेंगे तो वहाँ रिटेल कैटेगरी ने हो या फिर एचएनआई ने हो या फिर क्यूआईबी ने हो, सब ने ही रिस्पॉन्स किया है जनरली, जबकि क्यूआईबी और एचएनआई जो है वो लास्ट डे में करती हैं, तो उनके पार्टिसिपेशन के कारण भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। हायर सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैटेगरी की बात करें, अगर हायर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे कैटेगरी, तो वो रिटेल कैटेगरी है जिसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। आप गैस करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रिटेल कैटेगरी कितने तक जाएगी। मुझे लगता है कि पहले दिन अगर 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो रिटेल कैटेगरी कम से कम 50 से 70 गुना के लगभग जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि 70 गुना जाएगी या ये भी 100 गुना तक जा सकती है। वहीं अगर शेयर्स की बात करें, कितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए, कितने पे बिड लगी, तो क्यूआईबी पे देखेंगे आप 40,88,000 शेयर कंपनी ने मार्केट में ऑफर किए थे, और तकरीबन 1,82,00,000 पे बिड लग चुकी है। तो क्यूआईबी में कितना हायर सब्सक्रिप्शन है देख सकते हैं। वहीं एचएनआई की बात करें तो एचएनआई में 5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और 30,66,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे, और 1,62,00,000 पे लगभग बिड लग चुकी है। अगर बिग एचएनआई की बात करेंगे तो वहाँ 20,44,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए हैं, और 95,60,000 शेयर पे बिड लग चुकी है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहाँ 10,22,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए मार्केट में, और तकरीबन 66,50,000 शेयर पे बिड लग चुकी है। तो काफ़ी हैवी सब्सक्रिप्शन यहाँ भी देखने को मिला है। अगर शेयर्स के वॉल्यूम में बात करें हम, रिटेल कैटेगरी 8 गुना सब्सक्राइब हुई है, और 8 गुना में देखें तो 71,54,000 शेयर कंपनी ने मार्केट में ऑफर किए थे, और 5,89,40,000 शेयर ऑफर हो चुके हैं, मतलब बिड लग चुकी है। टोटल 6 गुना सब्सक्रिप्शन के बाद 1,43,00,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए, और 9,33,69,000 शेयर की बिड लग चुकी है। तो समझ सकते हैं आप कितना हैवी बिड है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2,81,766 एप्लीकेशन भी मिल चुकी है, मतलब पहले दिन ही लगभग 2,81,000 एप्लीकेशन भी रिसीव हो गई है। तो एप्लीकेशन के टर्म में बोलें या फिर आप बोलें शेयर्स के टर्म में या फिर अमाउंट के टर्म में बोलें या ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बोलें, सब के सब आपको ऊपर अप ट्रेंड में देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब जोन में जा चुका है आईपीओ। तो अभी मुझे लगता है कि एक लॉट अप्लाई करना ही सफिशिएंट है, बिकॉज ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ की अगर हम बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 83 रुपये यानी 83 रुपीज़ देखने को मिलेगा, जबकि जीएमपी 35 रुपये पर ट्रेड कर रही है, यानी 35 रुपीज़ पर जीएमपी ट्रेड कर रही है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो 42% से 45% के बिटवीन आपको दिखाई देगा, यानी कि 42 से 45% में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कल और बढ़ेगा, जिस टाइप से सब्सक्रिप्शन निकल के आया है डे 1 का, उस हिसाब से।
वहीं अगर आप बात करें तो फायर रेटिंग 4 की है और 169 करोड़ का आईपीओ है। 180 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे। 5 सितंबर को ओपन हुआ था, 9 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। 10 सितंबर को आपको अलॉटमेंट पता लगेंगे और 12 सितंबर को लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी और बीएससी दोनों पे। टोटल अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है, मतलब 42% एज ऑन डेट है, क्योंकि ग्रे मार्केट में दोस्तों 100% रिलायबल नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रे मार्केट जो है डिमांड के ऊपर बेस्ड चलता है। तो कभी डिमांड घट सकती है, कभी बढ़ सकती है, और मार्केट का भी सेंटीमेंट अगर नेगेटिव रहता है तो वहाँ भी गिरने के चांसेस होते हैं। पर एज ऑन डेट अगर हम देखें तो 42% का लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है, जो हमारे क्राइटेरिया को मैट कर रहा है, जहां हम बोलते हैं कि 20% 30% सेफर साइड है। पर लॉट की अगर प्रॉफिट की बात करें कि एक लॉट में हमें कितना प्रॉफिट बनता दिख रहा है, तो 6,300 रुपये आज की डेट में बनते दिख रहे हैं। यानी अगर आप बात करें तो ओवरऑल ग्राउंड फिगर में 15,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 6,300 रुपये, यानी कि तकरीबन तकरीबन 21,300 रुपये लगभग आज की डेट में तो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, क्योंकि जीएमपी में कोई भी फिक्स नहीं रहता। पर अगर हम अभी ओवरऑल बात करें तो हाँ, आईपीओ बिल्कुल लगाने के लिए तैयार है। मतलब लिस्टिंग गेन के पर्पज से जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करना मुझे लगता नहीं अभी सफिशिएंट है, क्योंकि अगर एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो अभी चांसेस जो है अलॉटमेंट के काफ़ी कम रहेंगे। पर कुल मिला के ओके आईपीओ है, फाइनेंशियल भी ओके है, लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता नहीं अभी कुछ टाइम हमें देना पड़ेगा, पर शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर भी दोस्तों यहाँ कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया जाता है। तो यहाँ हम सिर्फ आपको बताते हैं कि कौन से उसके कंपनी के क्या प्रोन्स है, क्या कौन है और कैसी कंपनी चल रही है, उसके फाइनेंशियल कैसे है, फंडामेंटल कैसे हैं, उसके बेस पे ही आपको डिसीजन लेना होता है। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे या फिर वित्तीय सलाहकार से ही सलाह लें। यहाँ कोई भी आपको बाय सेल या फिर किसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए प्रोवोक नहीं किया जाता या नहीं कहा जाता कि आप करें, लेकिन आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस खुद करना है और डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या करना है। मतलब आपको क्या है कि लिस्टिंग इन के लिए जाना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है या फिर कंपनी कैसी है, वो सब हम डिटेल में ऑलरेडी बता चुके होते हैं। ऑलरेडी देखिए 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी ये कल और परसों में कितना जाएगा। मुझे लगता है कि 100 क्रॉस कर जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।